की हाँ जी। ये तो अस्सलाम वालेकुम। टेबल टॉक के साथ मैं हूं वकास वलाना। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इन्फेक्टेड केसेस 46,915 हो चुके हैं और अमवात 1,000 से ऊपर हो चुकी हैं। 1,003 का इस वक्त फिगर आ रहा है। आज सीएम सिंध ने भी बोला कि जब से लॉकडाउन हुआ है या जब से केसेस आए हैं 26 फरवरी से आज का दिन यानी पिछला 24 घंटे जब से लॉकडाउन खत्म हो गया, तकरीबन एसओपीज की धज्जियां उड़ गई पूरे पाकिस्तान के अंदर। लोग इस तरह झुरमुट की तादाद में बाहर निकले हैं जैसे शायद ये उनकी आखिरी ईद हो और क्यामत आने वाली है ईद के बाद। तो सीएम सिंध साहब कह रहे हैं कि 1017 24 घंटों के दौरान ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिंध में और ये तादाद तकरीबन सबसे ज्यादा है आज 24 घंटों के दौरान, क्योंकि ताजिर बरादरी नहीं मानी, उसके बाद विफाकी हुकूमत के साथ मसले चलते रहे, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन नहीं मानी, मुतालबात जो भी उनके सामने रखे जाते हैं उसके ऊपर वो मानते नहीं, जिसकी वजह से हुकूमतें शायद मजबूर हुई और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी एक वर्डिक्ट और उसके बाद उनकी रिमार्क्स, उससे भी हुकूमतें मफलूज होकर रह गई। एग्जेक्टिव तो कहीं नजर नहीं आई, जिसकी वजह से लॉकडाउन नरम क्या हुआ खत्म और उसके बाद केसेस अब देख लें कहां पर जाने शुरू हो चुके हैं। कल एक खबर भी आई थी कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान चेयर करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को और वो बताएंगे अपने तजुर्बात के हवाले से, और ये हिस्ट्री में पहली दफा तकरीबन होने जा रहा है कि जिसमें पाकिस्तान को एक बड़ा ऑनर मूवमेंट है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जिन्होंने बड़ी अच्छी जो तमाम तर तदाबीर हैं वो अपनाई कोरोना वायरस के हवाले से, गरीब आवाम के हवाले से, उसके बाद वहां पर वो दुनिया के तमाम तर लीडरान को अपनी हिकमत अमली और कोरोना वायरस से बचने के तमाम तर मराहिल उससे आगाह करेंगे। लेकिन शायद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, हाई कोर्ट्स के रिमार्क्स वो पढ़ लेता तो शायद फिर इनवाइट करता या ना करता, ये तो उनकी अपनी मर्जी है। दूसरी जानिब चीनी स्कैंडल का जो फोरेंसिक ऑडिट है वो जी मुकम्मल हो चुका है और टैक्सों की मद में अरबों रुपए के फ्रॉड का इंकिशाफ हुआ है। अभी वजीर आजम को ये भिजवानी है। एफआईए के मुताबिक, उनके जराये के मुताबिक ये कहना है कि स्कैंडल की तहकीकात में पहली बार फोरेंसिक ऑडिट करवाया गया जिसमें बड़े बड़े इंकिशाफात सामने आए हैं। शुगर माफिया का तमाम ये जो ताल्लुक है वो तमाम बड़ी सियासी जमातों के साथ है और इन लोगों ने जो कमीशन के मेंबरान थे उनको रिश्वत देने की कोशिश की, उनको धमकियां देने की कोशिश की, लेकिन वो इस चीज में नहीं आए। उन्होंने फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल किया क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर था, अवाम का प्रेशर था, मीडिया का भी प्रेशर वजीर आजम के ऊपर था, जिसकी वजह से उन्होंने ये तमाम तर टीम जो बनाई हुई थी उसके ऊपर प्रेशर डाला। उन्होंने कहा कि जो जराये अभी बता रहे हैं ये वजीर आजम को रिपोर्ट चले जाएगी और उसके बाद ये फोरेंसिक ऑडिट के बाद अब क्या होता है, क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं इस चीज का कि उसके बाद जो बड़े नाम काबीना के अंदर थे उनके भी आए और जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के होते पर जो डिफेक्टो थे वो मतलब डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर उन्हें कह लें कि वो पार्टी पॉलिसी चलाते थे, जहांगीर तरीन साहब, उनका भी नाम इसमें था। इसलिए ये बड़ा अहम केस है। जराये के मुताबिक जो इस वक्त फोरेंसिक ऑडिट है उसमें शुगर माफिया किसानों का एहतसाल भी करता रहा, गन्ना खरीदता है कई कई साल, अरबों रुपए की जो अदायगियां हैं वो नहीं करता, जिसकी वजह से बेचारे किसान मजबूर हो जाते हैं और फिर वो गन्ना फरोख्त करने के हवाले से वो अपनी जो पॉलिसीज हैं या जो अपनी डिमांड्स हैं उसके ऊपर नजर आसानी करते हैं। दूसरा लास्ट में जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मई के पहले हफ्ते में तकरीबन उन्होंने 85 अरब रुपए का कर्जा लिया है और अब जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है वो 42,000 के करीब पहुंच चुका है। हम 30,000 अरब का जो कर्जा था उसका ढंडोरा पीटते थे। तकरीबन 2 साल में, पौने 2 साल में 12,000 रुपया कर्जा ले चुकी है। सीमा अनवार साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गेस्ट पर जाने से पहले मैं एक अफसोसनाक खबर शामिल करूंगा। वैसे तो हर रोज पाकिस्तानी और दुनिया में तमाम तर मुसलमान दुनिया से जा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन आज शाहीन रजा साहिबा एमपीए पंजाब से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनका भी इंतकाल हुआ। 17 मई को उनको कोरोना वायरस के वजह से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया था। आज वो दुनिया में नहीं है, अफसोस है। लेकिन ये अवाम के लिए भी एक सबक है कि जो लोग बुजुर्ग हैं या जिनको दीगर बीमारियां हैं वो ज्यादा शिकार बन रहे हैं। सीमा साहिबा, आपसे मैं आगाज करूंगा। सबसे पहले जो बाहर एक मंडी लगी हुई है, हम रोज ही इस चीज की बात करते हैं, अब तो ऐसा लग रहा है कि बीमारी बताने से ज्यादा हमें यह बताना पड़ेगा कि भाई बीमारी है, मतलब उसकी जो संगीनी है उससे ज्यादा हमें यह बताना पड़ेगा कि ये बीमारी एग्जिस्ट भी करती है।
क्या, और ये शाहीन रजा साहिबा भी इंतकाल कर गई। सबसे पहले तो शाहीन रजा साहिबा हमारी बहुत अच्छी एमपी थी और बड़ा एक हमारा अच्छा साथ भी रहा है, बल्कि धरने के दिनों में, क्योंकि वो बहुत यंग नहीं थी, वो थोड़ा एजड थी और मुझे आज भी यही याद आ रहा था कि वो बेचारी चलती थी और थक जाती थी, फिर कहीं बैठ जाती थी। तो गुजरांवाला से इनका ताल्लुक था। बहुत ही अफसोसनाक खबर है और बहुत थोड़ा पीरियड जो है वो कोरोना का इनका ड्यूरेशन था और इस थोड़े पीरियड में ही अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। बहरहाल बहुत अफसोस की बात है। बात ये है वकास के, मुझे समझ ये नहीं आती कि अवाम, आपने बिल्कुल जिस तरह भी रिपोर्ट पेश की है, बड़ी बिल्कुल सही अक्कासी की है कि हमारे वहाँ एक ये जो ईद का कंसेप्ट है, ये आपको पता है कि अमीर हो गरीब हो हर एक ने नया सूट जरूर पहनना है। वो मुझे समझ नहीं आती, उसकी वजह से इतना आपके सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी बोल दिया कि अब ईद पे लोगों ने कपड़े पहने हैं, वो ना पहने तो क्या करें। मतलब नहीं पहनेंगे तो कुछ क़यामत नहीं आ जाएगी। अच्छा। एक ईद अगर ये आपकी राय हो सकती ना, 22 करोड़ की नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक बात है। मैं तो ये आपस में आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं। हाँ। कि ये थोड़ा सा एक कंसेप्ट देखें, जहां हज का ताल्लुक है, आप हज जैसे अगर अहम फरीजे को अगर एक मुल्क इग्नोर कर सकता है तो मेरा ख्याल है कि एक आम पब्लिक को एक सूट के लिए बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक और चीज जो भी आपको पता है, 5 दिन पहले ट्रेन्स भी ओपन हो गई हैं और अब तो ट्रेन भी चलने लगी है, बाकायदा आगाज हो गया है। और इसके लिए दुख की बात है कि आप देखें कि ऑनलाइन कितने दिनों से पहले जो है वो उनकी बुकिंग स्टार्ट हो गई है। बेशक एसओपीज का उनको वापस एसओपीज का बेशक ख्याल रखा जा रहा है वो, लेकिन वो कितनी एसओपीज तो की तो धज्जियां उड़ गई हैं ना, चाहे वो मॉल हो चाहे बाजार हो या ट्रेन में भी। आज का दिन तो चले वो कर लेंगे, आगे नहीं करेंगे। तो ये यकीनी बात है कि हम सबके लिए बहुत अफसोस और दुख की बात है। अभी हमारे जो मॉल जितने खुले हैं अहम लाहौर में, वो भी आपको पता है कि हमारे असलम इकबाल साहब जो सनती वजीर हैं, उन्होंने इसका विजिट किया। खैर उन्होंने तसल्ली की कि एसओपी तसल्ली बख्श है, बट देखिए ये एक ऐसा एक मेरा ख्याल है कि हमें इसके साथ जीना पड़ेगा। हमें अब सीखना है कि हमने इसके साथ केयर के साथ जीना है, क्योंकि जितनी एहतियात इन 1-2 माह में हुए, पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ बहुत खुशकिस्मत है इस मामले में कि जिस तरह से बाकी ममालिक में, अमेरिका जैसे मुल्क में जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां देखें कितनी तबाही हुई है, तो उसके मुकाबले में देखा जाए तो 1000 अमवात जो है वो पाकिस्तान में अब तक ऑलमोस्ट हुई है। तो वो खुदा ना खासा को इतना ह्यूज फिगर नहीं है। तो वो आप कहें कि अल्लाह की रहमत है, कह लें कि थोड़ी केयर हुई है, या कह लें कि ट्रीटमेंट, जो भी इसको आप कहेंगे, लेकिन उस स्पीड से जो है वो उतना खुदा ना खासा क़यामत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो मॉल्स और ये तमाम तरह मार्केट्स की बात की थी, लेकिन आप लोग तो अब ईद के बाद सुना है कि आप रेस्टोरेंट्स भी खोलने जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत रेस्टोरेंट्स अभी भी खुले हुए हैं, अगर देखा जाए होम डिलीवरी सबकी चल रही है। नहीं, जो बैठ के रेस्टोरेंट्स हैं वो उससे तो बड़ा हालात खराब होंगे। वो कोई ज्यादा जरूरी नहीं है, हाँ कि वो भी एक इंडस्ट्री है, लेकिन उसमें देखा जाए तो उसमें एसओपीज तो फिर आप देख लें कहां कहां पे उसका देखिए वकास, ये जो अभी हमारा एहसास प्रोग्राम था उसके तहत अभी तक 87 लाख और 50,000 से ज्यादा लोगों को रिलीफ कर चुके हैं हम लोग। ठीक है। जिस जो अमाउंट बनती है वो 106 अरब 50 करोड़ से ज्यादा की रकम बनती है ये। तो अब देखें गवर्नमेंट कितने लोगों को कब तक फ्राहम करेगी। ठीक है। तो ये एक जो एक होटल है उसमें एक कुक भी है, उसमें वेटर भी है, उसमें स्वीपर भी है, उसमें मैनेजर भी है, तो वो बहुत सारा एक उसमें अमला शामिल हो जाता है। तो उनको एक लिमिट तक तो हम सपोर्ट कर सकते थे, वो किया है। बट अगर एहतियात के साथ लोग मेरे ख्याल जीना सीख लें और इसको मईशत पे भी, क्योंकि बहुत बुरा असर पड़ चुका है, मजीद जो है वो इस मुस्तहमिल नहीं है पाकिस्तान। बाकी ममालिक भी देखें आप, तमाम रूटीन में तकरीबन आ चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर एहतियात के साथ इन तमाम चीजों को रूटीन में अब लाया जाए तो बेहतर है। बट इस तरह नहीं है कि वो बाजारों में एक दूसरे पर चढ़े। एहसान अफजल साहब बहुत शुक्रिया। एहसान साहब, हमें सीखना है, हमें जीना है। लगता है कि अब ये सवाल करना ही छोड़ दूं मैं कि ये एसओपीज और ये तमाम तर चीजें अब अवाम जाने, हुकूमतें जाने और उनका काम जाने, हम छोड़ देंगे इसके बाद। आज के बाद प्रोग्राम नहीं करना कि कोरोना के ऊपर। ठीक है राना साहब? मेरे ख्याल से जो मेरी बहन बैठी हुई है पीटीआई से, उन्होंने खुद ही कहा कि एसओपी की धज्जियां उड़ रही हैं, रेस्टोरेंट पहले से खुले हुए हैं। असल में मसला यही है कि जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ही नहीं सीरियस कोरोना के ऊपर, उसने उसकी स्ट्रेटजी ही नहीं सीरियस। ना करें राना साहब, ना करें। अभी इंट्रो में मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने उनको बुलाया है स्ट्रेटजी बताने के लिए। आप पीटीआई के खिलाफ इतनी दुश्मनी भरे हुए हैं कि आपको उनकी स्ट्रेटजी नहीं नजर आई यार राना साहब। मैं उनकी आपको स्ट्रेटजी बता देता हूं ना। अच्छा। कि दुनिया में लॉकडाउन ईज तब हुआ जब कोरोना वायरस की जो स्प्रेड था वो पीक आउट कर गया, और अच्छा। हर रोज जो कोरोना के जो वायरस के जो मरीज थे, जो डिटेक्शन थी वो कम होती जा रही थी।
यानी कि स्टैग्नेंट हो गया या डिक्रीजिंग रेट था, तो तब लोगों ने लॉकडाउन को ईज आउट किया। और हमारे जो माहिर कोरोना वायरस इमरान खान साहब हैं, उन्होंने ईज आउट तब किया कि जब हम 500 से 1000 पे गए, 1000 से 1500 पे गए, तो उन्होंने कहा सब खोल दो, सब कुछ ठीक है। और ये स्ट्रेटेजी मैं आपको इनकी बता दूं कि मेरा जो खदशा है मैं आपसे शेयर कर लेता हूं। देखें, या तो आप अवाम को बताएं बड़ा क्लियर कट कि हम हर्ड इम्यूनिटी पे जा रहे हैं और आप अपने ओन के ऊपर हैं, हमारी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है इसकी कंट्रोल करने की, क्योंकि अभी की जो टेस्टिंग हो रही है ना, मैं आपको सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहता हूं कि अमेरिका में 3 लाख टेस्ट हो रहा है डेली का जी, और वहां भी कह रहे हैं कि टेस्टिंग का, अगर तो आपने हमारे यहाँ अब तक 3 लाख हुआ है, तो फिर आपको इस लार्ज स्केल पर टेस्टिंग होनी चाहिए है कि आप इसके फैलाव को कंट्रोल कर सके, लेकिन यहाँ नहीं हो रही। यहाँ अभी 10 से 15,000। हेलो जी जी राणा साहब, जी राणा साहब आपको आवाज, इनकी आवाज, जी राणा साहब बोले, मुझे आवाज आ रही है आपकी, आप बोले मुझे आवाज आ रही है आपकी। राणा साहब का लिंक ठीक करें, मैं उनकी आवाज आ रही है जी जी आप बोले राणा साहब, बात करें आप। तो मैंने कहा लॉकडाउन का तो मकसद ही सिर्फ तब था कि अगर आप इसकी टेस्टिंग कर रहे हो कि आपको पता हो कि ये वायरस कहां कहां स्प्रेड हो रहा है और उधर आप उसको कंट्रोल कर सकें, तो वो तो ये कर नहीं पाए। हर लिहाज से इनकी जो स्ट्रेटेजी थी लॉकडाउन की और उसके कंट्रोल की और अवाम को रिलीफ पहुंचाने की, वो फेल हो गई। तो अब इनकी सजा क्या है? सजा बता दें अगला गेम ओवर करते हैं। अब इनका फेलियर ये है कि लॉकडाउन ये ईज आउट कर रहे हैं, अब इनका ये कर दिया है, खत्म कर दिया, क्या बात कहीं नहीं करा सकते। और अब ये उसके अंदर अब ये खुद ही कह रहे हैं, इनकी अपने मुंह से निकल रही है एसओपीज की तो धज्जियां उड़ रही हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो खदशा मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, मुझे ये लगता है कि अब पाकिस्तान टॉप 20 कंट्रीज में तो आ ही गया है कोरोना की। अच्छा, मुझे ये लगता है कि दुनिया इससे मूव ऑन कर जाएगी। कोरोना हमारी जान का जो और गले का फंदा बना रहेगा, जो हमारी मीशत को भी डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि जिस तरह की स्ट्रैटेजी ये लेके चल रहे हैं और जिस तरह की स्ट्रैटेजी हमने पोलियो में देखी कि यहाँ हम लोगों ने अपनी गवर्नमेंट में उसको कंट्रोल कर लिया और आज इनसे पोलियो नहीं संभाला जा रहा। और जो रिपोर्ट आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की पोलियो के ऊपर, जो इनकी ये मिसमैनेजमेंट आती है, तो उसी तरह उसको ही अगर आगे लेके चलें तो मुझे कोई आगे उम्मीद नहीं नजर आ रही कि ये कोरोना को किसी भी तरीके से हैंडल कर सके। राणा साहब, मैंने आपसे सवाल किया था कि इनकी सजा क्या है, सजा भी तजवीज कर देना साथ, क्या सजा दें इनको आप और मैं मिलके? अभी सजा तो हम सजा में तो हम हैं वकास साहब, सजा तो हमें सजा मेरे ख्याल से शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि इलेक्शन है, इलेक्शन करवा दें, ये सजा इनकी, यानी हुकूमत खत्म कर दें। आपको पता है 2 दिन से यही बात हो रही है, ये सजा इनकी। मैं आपको बताता हूँ ना कि क्यों कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दें। पाकिस्तान को बचाने के लिए कह रहे हैं कि इलेक्शन करा दें, क्योंकि हमने जब जीडीपी छोड़ी तो वो 315 अरब डॉलर की जीडीपी थी जी। इन्होंने पहले साल में उसको 280 अरब पे ले आए, और वो भी झूठ बोला, बल्कि 3.3% की जीडीपी ग्रोथ है। इन्होंने झूठ बोला आवाम से। असल तो वो हकायक अभी 2-3 दिन पहले सामने आए कि इनके पहले साल की भी जो जीडीपी ग्रोथ थी वो 1.9% थी जी। इन्होंने अकाउंट सर, ये तो काफी देर से बात करते हैं, तो माइनस में जाएगी। जी जी राणा साहब बात करें। इन्होंने मीशत को तो बैठा दिया है, इकोनॉमी टैंक हो गई है। कोरोना से पहले -3% था आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, उससे पिछले साल -1.7% था लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इन्फ्लेशन 10% थी कोरोना से पहले। आपकी पूरी, यानी कि अभी मैं आपको बताऊं, जो पाकिस्तान के रिजर्व्स पड़े हुए हैं, जो 10 अरब डॉलर स्टेट बैंक के साथ है, उसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी अरेबिया ने पैसे रखे हुए हैं उधर, 2 अरब डॉलर यूएई के हैं, 1.5 अरब डॉलर चाइना का है। ये वो पैसे हैं जो उन्होंने कहा यार तुमने इस्तेमाल नहीं करने, तुम अब सिर्फ रख लो अपनी जेब के अंदर के, लगे ना के खाली हैं। तो ये तो मईशत के हाल है। एक्सपोर्ट डिक्लाइन, फिस्कल टैक्स की कोई कलेक्शन में इजाफा नहीं हुआ। आप ये सोचें कि ये तीसरा साल है हमारा, आखिरी साल, और ये 2 साल जो गुजरे हैं पाकिस्तान। मैं आपकी तरफ आता हूं, ये जो बजट, आगे बजट भी आना है, इसके ऊपर मैं आपकी तरफ आता हूं। आपने ये जो जुमला बोला कि पाकिस्तान को बचाने के लिए इलेक्शन, उसमें आज शेख रशीद साहब कह रहे थे कि ये शहबाज शरीफ साहब का तो जो केस है बड़ा सीरियस केस है, 31 जुलाई तक ये झाड़ू फिर जाएगा। 15 दिन मुझे दे दें, ऊपर नीचे हो सकता है, वो जोशी नहीं है, लेकिन झाड़ू फिरने वाला है।
मैं आपका जवाब लूंगा, क्योंकि आप लोग तो फारिग होने वाले हैं भाई, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन जरा सीमा साहिबा से बात कर लेते हैं कि इन्होंने शायद पाकिस्तान को अल्लाह माफ करे तबाह कर दिया, जो बचाने के लिए इलेक्शन हो रहे हैं। बताइएगा सीमा साहब। अच्छा, बात ये है कि आप हंस रही हैं, इतना सीरियस सवाल है। बहुत सीरियस सवाल है, नो डाउट। अभी शिबली फराज ने आपको पता ही है कि क्या कहा है कि शहबाज शरीफ जो है उनके बाकायदा प्रूफ, अरबाब शहजाद साहब बाकायदा सबूत के साथ ये बात कर रहे हैं और वो मौजूद है। जी, शहजाद अकबर साहब। अच्छा, अब जी जी मैं कोर्स करती चलूं ना, सुने नैब को वो जवाब क्या देते हैं जब नैब उनसे जब सवाल करता है तो फिर आगे से जवाब क्या देते हैं वो, कि वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है। जवाब ये आता है कि ये इलेक्शन की बात करें आप, ये ना पूछे मैंने क्या किया। शाहिद खान तो कहते हैं कि जो मेरे साथ नैब के अंदर होता है उसको इन कैमरा करें, वो भी एक वहां पर भी एक एंकर बिठा दें, वो प्रोग्राम करें और आवाम को पता चले कि किस तरह के सवाल उनसे किए जाते हैं, इसका जवाब ही नहीं होता। जो मुल्जिम होगा, कुछ पता है, जो मेरी बात सुने, जो मुल्जिम होगा या जो मुजरिम होगा, क्या उसके साथ बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ उसको कहा जाएगा भाई जो आपने लूटा है वो प्लीज दे। लेकिन फैक्ट्स एंड ऐसे तो नहीं होगा। भाई नैब के पास एक बात याद रखिए वकास, नैब कभी इस तरह नहीं आपको इनवाइट करता, कभी वो गाड़ी लेकर नहीं पहुंच जाता है जी आप तशरीफ लेकर आए। हमेशा उनके पास पहले सबूत होते हैं, उसके बाद जो है वो बात की जाती है। नैब ऐसे नहीं होता कि एक टीचर को हथकड़ियां लगाता है वो मर जाता है, लेकिन ना तो शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज और ना शाहिद खान इनको हथकड़ी नहीं लगाता, और कितनी इज्जत देनी है नैब ने। तो यही तो हम चाहते हैं कि नैब में रिफॉर्म है। जब रिफॉर्म की बात आती है फिर चीखो पुकार शुरू हो जाती है। ये तो हम भी कहते हैं कि नैब उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से उसको मेरा ख्याल है कि हमारे नजदीक करना चाहिए। नैब की अभी तक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसके सर पर है वो सही तरीके से अंजाम नहीं दे पा रहा, ये तो हम ये कहते हैं। मगर अफसोस की बात है कि इनको अभी हमारे ख्याल में ढील मिल रही है और ये ढील का फायदा उठा रहे हैं। ECL में नाम तो शहबाज शरीफ का बिल्कुल डालना चाहिए, मगर दुख की बात मुझे जब देखिए, ये मेरा पर्सनल ख्याल है, मैं पार्टी की तरफ से बात नहीं कर रही, कि जब नवाज शरीफ का नाम ECL में डाला गया था तो फिर कोर्ट के हुक्म पर उनका नाम खारिज करना पड़ा। हाँ, हमारी ख्वाहिश जरूर है कि हम उनका नाम ECL में डालें, बट अगर कोई कोर्ट की तरफ से इस तरह के अहकामात आ जाते हैं तो फिर हम बेबस हो जाते हैं। क्या किया उन्होंने, क्यों खारिज? उनके ऊपर कम एलिगेशन है। ये जो आप चीनी की रिपोर्ट बार बार कह रहे हैं, ये इससे पहले इंशाल्लाह मंजरेआम पर आ जाएगी। नाम भी डाल दें, मेरी बात सुनो, बख्तियार का भी डाल दें, जहांगीर खान आप तरीन का नाम आप इसलिए नहीं ले सकते कि हमारे से ऑलरेडी, देखिए ये तो बहुत बड़ी आपके सामने मिसाल है पूरी कौम के आगे कि जहांगीर तरीन, अलीम खान कि उनके ऊपर जरा सा एलिगेशन आए तो फारिग हो जाए। अभी मैं आपको बताऊं कि आपको भी पता है कि चीनी की किस किस की फैक्ट्री, क्या क्या शुगर मिलें किस किस की थी। ये नवाज शरीफ की फैमिली की, जरदारी की फैमिली, शुगर मिलें तो सारी इनकी है। PTI का कौन सा लीडर है जिसके पास शुगर मिले हैं, मुझे बताएं आप, कोई एक लीडर ऐसा बता दें। जहांगीर तरीन की मैं बात इसलिए नहीं करी कि जहांगीर तरीन हमारे में खुसरो बख्तियार साहब हैं, मैं यही अर्ज कर रही हूँ, PTI के नहीं है? नहीं बिल्कुल PTI के हैं, बट जिस तरीके से उनकी मिले हैं उस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ कि जिनकी 10 मिले शुगर मिले काम कर रही हैं। ब्रेक के बाद राना साहब इसको रिस्पॉन्ड करेंगे और 31 जुलाई के बाद तो झाड़ू फिर जाएगा। तो ये राना साहब इलेक्शन की बात कर रहे हैं, पता नहीं कहां पर ये सो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले। ब्रेक के बाद बताएंगे। सामने आ गया है सबके, और ये कभी भी शहबाज शरीफ साहब जो है ना केस करेंगे डेली मेल के ऊपर, ना ये जो है पाकिस्तान आएंगे। हमने केस भी कर दिया डेली मेल के ऊपर, बल्कि अभी उस केस में शहजाद अकबर साहब जो हैं वो मतलूब हैं, लेकिन वो अभी वहां पेश नहीं हो रहे उस केस में। इसी तरह ये इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कागज लहराए, ये आए, हम इनको सारे जवाब देंगे सही फॉरम पे, लेकिन इनका काम एहतसाब करना नहीं है, इनका काम है प्रोपोगेंडा करना, झूठ बोलना, सही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करना। और उसकी एक बड़ी मेन वजह है, उसकी वजह यही है कि इनकी कारकर्दगी, इनके पास कुछ नहीं है। आपको इनके जो वजीर हैं वो लोकस्ट के ऊपर बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, टिड्डी दिल के ऊपर करते हुए, जो पाकिस्तान की मईशत को, जिसका सबसे बड़ा खतरा है। 750 से 800 अरब रुपए का नुकसान हो सकता है आपकी रबी और खरीफ क्रॉप को, वहां ये परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आएंगे, इसलिए उस पर बात नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन के ऊपर ये आपको बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, GDP के ऊपर बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, ग्रोथ के ऊपर, नौकरियों के ऊपर बात करते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन यहां करेंगे। अब इस पे भी आ जाए। इनके एहतसाब के अंदर 16 महीने साद रफीक जेल में रहा और फिर उसको कोर्ट्स ने बेल दे दी। अभी 11 महीने से हमजा शहबाज शरीफ साहब जेल के अंदर हैं, अभी तक नैब रेफरेंस नहीं दायर कर सके। यहां तक कि इनको हमारे पास कुछ नहीं मिलता तो ये हमारे
पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर मंशियात का केस भी डाल देते हैं, वहां से भी ये झूठे साबित हुए। कहां कहां ये झूठे साबित हुआ और आज तक इनकी अकाउंटेबिलिटी से एक फूटी कौड़ी ये नहीं निकाल सके। 200 अरब कहते थे हम आएंगे वहां से लाके मारेंगे और ये करेंगे, वो भी झूठ साबित हुआ। 12 अरब की हर रोज पाकिस्तान में करप्शन होती है, वो भी झूठ साबित हुई। कहीं इनकी सच का, अब ये शुगर चीनी के ऊपर भी आ जाए। ये जो अभी फोरेंसिक रिपोर्ट हुई है इसके ऊपर तो इमरान खान साहब के साथ तो तहकीक ही नहीं हुई, जो मरकजी मुजरिम है जिन्होंने काबीना में एक्सपोर्ट की इजाजत दी। और ये हमेशा कंफ्यूजन का फैलाते हैं। देखें जो झूठ बोलते हैं वो हमेशा उनका आप ये देखेंगे कि कंफ्यूजन फैलाएंगे। इसमें क्या बड़ा सिंपल सा केस है, चीनी महंगी होगी, क्यों हुई महंगी? आपके पास इतनी थी नहीं, आपने एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी। अच्छा, आपने एक्सपोर्ट की, यहां प्राइसेस बढ़ती रही, आप और एक्सपोर्ट करते रहे। और एक्सपोर्ट भी ऐसी है कि कागजों में कुछ एक्सपोर्ट की, असल में उतनी एक्सपोर्ट भी नहीं की। तो ये पूरा जो घपला हुआ, जो प्राइसेस इंक्रीज हुई, वो इनके दौर में हुई। अब इनको याद आ रहा है। हेलो जी जी, करें बात, आप करें, सुन रहा हूं मैं आपकी बात सुन रहा हूं। खान साहब आप बोल लेना, आपकी आवाज आ रही है, इनको प्रॉब्लम हो रही है जी। चले मैं आपकी तरफ आता हूं, ये जवाब ले लें सीमा साहिबा से ना, सीमा साहिबा से जवाब ले लें। मैं आपकी तरफ आता हूं, ये आपका थोड़ा मसला है। सीमा साहिबा, एक तो देख लें, एक चार्जशीट है आपके पास कि आप लोग एक तो इल्जाम तराशियों में सबसे आगे हैं, माशाल्लाह, अवार्ड मिलना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। दूसरा, ये FIA की टीम कह रही है फोरेंसिक ऑडिट मुकम्मल हो चुका है कि अरबों रुपए का घपला, इसमें तो सब्सिडी मिलनी नहीं चाहिए थी। पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी दी और वजीर आला पंजाब इस रिपोर्ट के जो DG हैं उनके सामने जाके पेश होकर कहते हैं कि ये तो मुझे तो विफाकी हुकूमत ने कहा था। अच्छा, तो इट मींस के वजीर आजम का कसूर है सारे मामले के अंदर। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगी कि क्या इस तरह की कोई रिपोर्ट क्या पहली कभी किसी हुकूमत ने शाया की, या किसी में इतनी जुर्रत पैदा हुई कि वो अपने ही लोग अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके फेसेस भी सामने लेकर आए? तो सबसे पहले तो आप इस चीज को अप्रिशिएट करें कि इस तरह की एक रिपोर्ट तैयार हो रही है जिसमें जो भी है, देखिए ये खान साहब ने हमेशा कहा है कि अगर उसमें हमारी अपनी पार्टी का कोई कारिंदा कोई शामिल है तो सजा का वो भी मुस्तहिक होगा। कोई शामिल नहीं है, नहीं जो भी है नहीं, जो देखें, पहले भी मैंने बात की कि चीनी की मिल्स किन की थी, ये सारी दुनिया को पता है, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस चीज की, जिसमें माफिया आपका जो मौजूद शामिल है। देखो, जो मैंने कहा जो भी शामिल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रही, जो भी शामिल है। अच्छा, आप बात करें कि जी पाकिस्तानी मैशत जो है वो इस वक्त बैठ गई है, मुझे ये बता दें किस मुल्क की मैशत नहीं बैठी। ये तो दौर ऐसा चल रहा है कि पिछले कई अरसे से, अब अमेरिका जो भी मुल्क है, अच्छा अब अगर माइनस करते हैं दिसंबर पे आ जाए, मैं अब दिसंबर पे आ जाती हूँ कि इस वक्त मैं दिसंबर के आगे बात कर लेती हूँ आपसे। वो ये है कि 2018 में जो PIA हमारी है, आपको पता है कि किस तरह डूबी पड़ी थी, 18 अरब खसारे में चल रही थी हमारी PIA, जो हमारे पिछले दौर की पैदावार है। खान अब्बासी साहब का वो जो ब्लू एयरलाइन थी, वो भी इसमें उनके तहकीकात भी आपके सामने आएंगी, वो भी आप याद रखिएगा। 2018 का मैं आपको बता रही हूं कि 18 अरब रुपया खसारा है। 2019 में PIA को उठा के आप देख लें, 8 अरब सबूत बन गई आपकी PIA। आपको 8 अरब का मुनाफा दिया है 2019 में PIA ने। तो ये कैसे बूस्ट हुई है? ये जो आपका माफिया बैठा हुआ था, जब हम इनको निकालेंगे, जब आपका एक इदारे को आप खुला छोड़ देंगे, वो अपने स्टैंड खुद करेगा, अपनी वो स्ट्रैटेजी अपनाएगा, खुद बनाएगा, तो वो यकीनन पहले से बेहतर जाएगा। इसी तरह मैं समझती हूँ कि हर इदारे की मैं बात अगर खोलना शुरू कर दूं तो प्रोग्राम ही आपका यही खत्म हो जाएगा कि हर इदारा जो है वो पहले से बेहतर की तरफ है, हर इदारा। अच्छा। कहीं की इस तरह की जो आप बात करें कि जहां के वो मनशियात में पकड़ा गया, वो छूट गया, फलाना छूट गया, देखिए वो वहां पे बात आ जाती है कोर्स की या फिर इदारों की। मनशियात का भी आपको पता इदारा है, हर इदारा, नैब है, FIA जो भी है, हमारा काम ये था, विकास हमारा काम ये था। आप कह रही हैं कि हर इदारा बेहतरीन काम कर रहा है, फिर चोरों को वो पकड़ता है, फिर उन्हीं इदारों के जरिए चोर छूट जाते हैं। मैं इसी तरफ आ रही थी कि हमने एक इदारे को फ्री हैंड दिया। अच्छा। आपकी इसकी तहकीकात भी करें, अगर कोई एलिगेशन है तो उसको सबूत उसके फराहम करें, कोर्ट में जाएं, जो भी है वो इदारे का काम है।
हमारा काम है इदारे को छूट दे देना, उस पे इन्फ्लुएंस अपना हटा देना गवर्नमेंट का, और वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक की किसी हुकूमत ने ये काम नहीं किया। अब वो इदारा छोड़ता है, इदारा एक डिसीजन करता है, तो उसमें आप ये कहां से कह देते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर ने इसको पकड़ा या पीटीआई ने इसको पकड़ा और पीटीआई ने फिर इसको छोड़ दिया। हमारा उसमें कोई काम नहीं है। अच्छा। हमारा काम सिर्फ ये है कि इदारे को फ्री हैंड दें कि खुल के तहकीकात करो, अगर कोई एलिगेशन है तो उसको सामने लेकर आओ, और अगर है तो उसको फिर कोर्ट में लेके जाओ, और फिर कोर्ट है तो कोर्ट के अपने डिसीजन है, उसमें पीटीआई का ना कोई ताल्लुक है ना कोई इन्फ्लुएंस है। ये थोड़ा सा मेहरबानी फरमाइए कि इस चीज को हटा दें। आपने जिस तरह बात की, इदारों को आपने फ्री हैंड दिया कि वो तमाम तर मामलात को टेकअप करें, लेकिन आपके मिनिस्टर साहब जो हैं, मतलब मैं फिर अफरीदी साहब की बात करूंगा, एक पर्टिकुलर केस राणा जो साहब हैं उनका अगर ले लिया जाए, जो मुनशियात का केस था, इदारा काम कर रहा है लेकिन मिनिस्टर साहब जो हैं वो कस्में खा रहे थे। राणा साहब, मैं यही तो कह रहा हूं, देखें इन्होंने बड़ी मजे की बातें दी, मुझे मौका जरा दीजिएगा। इन्होंने कहा जी अदारे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और हमारी जो है वो हर अदारे के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस आपको नजर आएगी। तो इतनी बेहतर परफॉर्मेंस हो रही है कि 1 करोड़ नौकरी तो आवाम को नहीं मिली, लेकिन 1 करोड़ नौकरी चलेगी। इतनी बेहतर परफॉर्मेंस इनकी हो रही है कि लोगों के घर का जो चूल्हा चलता था वो भी बंद हो गया, महंगाई की इतनी ज्यादा शरह हो गई। यार राणा साहब, खुदा का खौफ खाएं, कोरोना के हवाले से वैसे ही नौकरियां चली गई हैं, मतलब ये सारा हुकूमत पे तो ना डालें। ये मैं जब मैशत की बात करते हैं, तो मैं सब एंकर से, सब तजज़ियाकारों से यही कहता हूं कि भाई आप इस तरह बात किया करें जिस तरह आप जनवरी में बैठे हुए हैं, उसके बाद जो पीरियड है उसको माइनस कर दें, दे दें एच दे दें हुकूमत को। बेचारी हुकूमत का क्या कसूर, पूरी दुनिया बेचारी। अमेरिका में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, रिलीफ मिल गया है इनको, इंटरनेशनल डोनर्स ने कोई पैसे दे दिए हैं इनको, IMF ने रिलीफ दे दिया है, इनसे डॉलर नहीं संभाला जा रहा था, वो कुछ तरह संभल गया है इनकी वजह से, इनकी डेट पेमेंट्स रीस्केड्यूल हो गई हैं। ये तो अभी तो ये भीख मांगते फिर रहे हैं। आपको मेरे से बात कर रहे थे कि रूम में जाके वजीर आज़म क्या हम अपने लिए मांग रहे हैं, इस कौम के लिए, आप जैसे लोगों के लिए मांग रहे हैं अपनी आवाम से। वो जब मांगते थे आप लोग कहते थे कि कुछ कोरोना के अंदर भीख मांग रहे हैं, तो वो पूरी बहू को बताएंगे कि हर वजीर आज़म कैसे भीख मांगे अपने मुल्क में जाके, यही वो बता सकते हैं। देखिए एटलीस्ट भीख मांग के हम करप्शन नहीं करते थे, हमने जाके लंदन में फ्लैट तो नहीं बना लिए। जी राणा साहब बताएं ना, आप तो करप्शन करते थे, लंदन में फ्लैट आपको जो पैसे मिलते थे बाहर से, हलाल के पैसों से बनाए हैं, अगर कोई साबित आप कर सकते हैं तो वो करें। वो तो कोर्ट में साबित होगी, मैंने क्या साबित करने, ये पीटीआई ने क्या करने, आप कोर्ट में साबित हो चुके हैं, मुजरिम डिक्लेयर हो चुके हैं, इसके बाद आपके पास क्या है जाता है जो है वो बैठे पूरा केस तो। अच्छा, अब जब हम शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालते हैं या उनके इस चीज का जिक्र करते हैं तो आपको क्यों आग लग जाती है? फिर आपके जो शेख राणा साहब वो बताते हैं कि राणा साहब हफ्ते किसने गिरफ्तार होना है या कहाँ। राणा साहब रुकिएगा, तो ये नैब घटजोड़ को आप छुपा नहीं सकते। इस मामले को मैं कोशिश करता हूँ कि सॉल्व हो। घटजोड़ का तो बच्चे को पता है कि किस तरह विक्टिमाइजेशन की जा रही है। राणा साहब, जब ये शहबाज शरीफ साहब का नाम ECL की बात होती है, राणा साहब जब शहबाज शरीफ के नाम ECL में डालने की बात होती है तो अच्छी चीज है ना। आपने अब तो कोरोना वायरस से बाहर तो जाना कोई नहीं, वैसे ही टूरिज्म तो खत्म हो चुकी, तो ठीक है आप स्काइप है, वीडियो लिंक के जरिए भाई से बात कर लेंगे, पाकिस्तान में है, मुहब्बे वतन है, यहाँ पर रहें, उनको क्या लगे, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। ECL में डालें, जेल में ना डालें, बस काम करने दें। नहीं देखिए ECL ये कहता है कि शहबाज शरीफ कभी वापस पाकिस्तान नहीं आएगा। वो आया और उसने तब आया जब कोरोना पीक पे था, और तब आके उसने हमने अपनी पूरी पॉलिसी का लाएअमल किया, और आज भी हम वो वाहिद पार्टी हैं जो हुकूमत में नहीं है, इसके बावजूद हम जगह जगह जाके PPE किट्स दे रहे हैं, हम मास्क दे रहे हैं, हम राशन तकसीम कर रहे हैं, और हमारा एक पार्टी लेवल पे ये काम हो रहा है। इन्होंने कहा शहबाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो वापस आए पाकिस्तान। तो खतरा ECL में डालने का तो उनके लिए होता है कि जिनका ये हो सके इतना सेंटिमेंटल क्यों हो रहे हैं आपकी वो औरंगजेब इतने बयान दे रही हैं। बार बार हमने साबित किया कि हम केसेस को फेस करेंगे, और हमने फेसेस, हमारी पूरी लीडरशिप ने केसेस को फेस किया। आप हकान अब्बासी साहब को ले लें, असद इकबाल साहब को ले लें, मिफ्ता इस्माइल साहब को ले लें, साद रफीक साहब को ले लें, हमजा शहबाज को ले लें, मरियम नवाज को ले लें, सबने केसेस फेस किए और इनसे कुछ प्रूव नहीं हुआ, बल्कि सारे केसेस में कोर्ट से बेल ली और हम बाहर आए। मसला वही है कि इनके जो खाली जब
जो 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 खाली हांडी होती है उसका शोर ज्यादा होता है जब उस पर आप चमचा मारे, तो ये शोर ही कर सकते हैं, ये सिर्फ एक वावेला और प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास अवाम के को बताने के लिए कुछ नहीं है, अवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं है। तो ये इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि जो इनकी हकायक और आईना दिखाए हैं उनको हम चुप करा दें। अच्छा, चलो एक छोटी सी अब रिप्लाई कर ले, बाद में मैंने आगे जी सिर्फ मुझे राणा साहब ये बता दें, आपने इतनी सारी बातें कर छोड़ी हैं, क्या किसी केस में वो फ्री भी हो गए क्या? कोर्ट की तरफ से सारे केसेस चल रहे हैं, कहीं भी ये नहीं हुआ कि उनको डिक्लेयर कर दिया गया हो जी ये तो बिल्कुल साफ हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, लिहाजा इनको फ्री हैंड दे दीजिए। कोई ये केस बता दें, सब चल रहे हैं। शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ये कर्जों के ऊपर बात करनी है। राणा साहब देखिए, हम लीगल प्रोसीजर तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो आप पहले ही अरेस्ट कर लेते हैं, जो नैब ने अभी मुझे आप बताएं 11 महीने से हमजा शहबाज साहब जेल में, क्यों नहीं केस बनाया उन पे? आप क्यों नहीं बना सके? आप केस क्यों नहीं फिर वही बात कि हमने बनाना है। ये बात तो बड़ी, मैं आपको बता रहा हूं ना जी, आप मुझे बताएं क्यों नहीं केस बन सका उन पे? 11 महीने किस केस पे इन्वेस्टिगेशन चाहिए? ये रिपोर्ट आ रही है, थोड़ा सा वेट कर लें। एक इंसान की जिंदगी लास्ट में मेरे पास 5 मिनट है, आप अवाम में तस्जील कर रहे हैं, करप्शन के इल्जामात लगा के बनाए केस, अगर ठीक है कर सकते हैं तो करें अंदर। राणा साहब 5 मिनट है, मुझे आपकी फायदे की बात करनी है। राणा साहब जरा रुकिएगा, ये आपकी फायदे की बात है, क्योंकि हुकूमत बेचारी फंस रही है, आपके ऊपर बड़े इल्जामात थे। नून लीग के दौरे हुकूमत में, जब आपका दौरे हुकूमत था तो कर्जों का बोझ जो था वो 15,561 अरब रुपए था। पीपल्स पार्टी के 5 साल दौर में कर्जों में 8,200 अरब रुपए का इजाफा हुआ। ये 5 सालों का जो अदवार है उसमें, लेकिन माशाल्लाह तहरीक इंसाफ के पौने 2 सालों में कर्जों में 12,941 अरब रुपए का इजाफा हुआ है और 42,820 अरब रुपए तक कर्जे पहुंच चुके हैं। और मई के स्टार्ट में 85 अरब रुपए का हमारी हुकूमत ने कर्जा लिया है। सीमा साहिबा आप जवाब दें, फिर राणा साहब इसके ऊपर बात इसमें सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिए कि जो हमने पहले कर्जे की किस्त IMF की ली थी, वो तो आपको पता है कि किस्त अदा करनी थी IMF की, दैट्स वाई हमने ली थी, वो हमने कोई अपने लिए नहीं ली थी। पहला कर्जा तो इनके खाते में चला गया। अच्छा, दूसरी तरफ आइए, जो हमने फैसलाबाद में आपको पता है कि सनती जोन कायम किया है, अल्लामा इकबाल कायद-ए-आज़म सनती जोन, उस पे वो हमने शुरू किया था। अब बात तो फिर वही आ जाती है, फिर कर्जा भी तो आपके सर जाता है, फिर तो हमारा कर्जा ही नहीं था, वो फिर तो आपका कर्जा है, हमने जो अदा किया है। अच्छा, और इन ट्रेन की मद में भी अभी तक जो आपको पता है कि डेली के बेसिस पर कितना जा रहा है, NLG के केस में एयरपोर्ट में $4,000 पर डे आपका देना जा रहा है हमारा जो आपका जी। तो वो मुझे बताएं कि अभी ये कर्जे की बात जब आप करते हैं, दूसरा ऊपर से अल्लाह की तरफ से जो कोरोना का अजाब आ गया, चलती हुई सनत का पहिया जो है वो रुक गया। अब ये सारे कर्जे मैं आपको अर्ज कर रही हूं, पहले आप लोगों ने मैंने आपको बताया कि इनके सारे मंसूबे जो हमारे गले पड़े में, NLG को देख लें और इन ट्रेन को देख लें, आपका ये जो अभी आप कह रहे हैं कि ये तो हमने शुरू किया था, जो फैसलाबाद में जोन किया है हमने, उसका इतना हमने कर्जा दिया है। गवादर पे जो इतने हमारे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे उनको जाहिर बात है कि एक्सटेंड करना था। इन सारों के लिए हमारे पास कोई इस तरह की रकम नहीं थी कि ये कोरोना की वजह से हम रिलीफ भी कहें, सब्सिडी भी दें, बिल में भी दें, बिजली के फलां चीज पे भी दी जाए, पब्लिक का डिमांड थी, हमें यूटिलिटी स्टोर पे देना पड़ा। तो इन सारी चीजों को कवर करने के लिए ये यकीन कीजिए कि मैं आपको वकास आज भी इस कौम को ये जरूर कहूंगी कि जो भी कर्जा या जो भी पैसा है तो मसला, वो मुल्क से बाहर नहीं जाएगा, वो इसी पर खर्च होगा, आपके सामने ऑडिट होगा, हम आपको जाने से पहले रिपोर्ट पेश करेंगे पूरी दुनिया ना। तो देखेगी। कोई मुशीर खजाना साहब बैठे ना, टेक्निकली हम बातें नहीं करेंगे, बस मसला ये प्रिंसिपली हम बात करेंगे। प्रिंसिपल ये था कि जब वजीर आजम इमरान खान ऑपोजिशन में थे, वो 1 रुपया पेट्रोल बढ़े तो इतने आपके ऊपर अरबों रुपए बढ़ जाता है। उसके बाद ये जो कर्जा है एक शख्स के ऊपर, वो बच्चा जब पैदा होता था उसके ऊपर कितने लाख रुपए कर्जा तकरीबन ये गिनवाते थे ना। आज वो चीजें कहां गई? आज भी मौजूद है। हम तो दुख कर रहे हैं ना कि हम तो दुख में ये हैं कि हमें पहले से भी ज्यादा डूबना पड़ रहा है, बट उसके आप देखें कि उसके लिए क्या इंतजामात इन्होंने किए। राणा साहब जवाब दें। राणा साहब जी, राणा साहब देखिए, मैं आपको थोड़े से हकायक बयान करूंगा। जब हमने ये मीशत छोड़ी तो ये 315 अरब डॉलर की मीशत थी, GDP ग्रुप हमारी, और उसकी जो GDP ग्रोथ थी वो 5.8% पे थी। जो FDRA है, जो फेडरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेट लिमिटेशन एक्ट है, वो कहता है कि आप 60% ऑफ GDP से, ये भी सब आपके अपने सर्वे के मुताबिक। जब हमें हुकूमत मिली हाँ जी, ऐसा ही 3% पे था। प्लीज जरा सुन लें,
जरा मुझे मौका दें, जब हमें हुकूमत मिली तो ये 63% पे था, हमने 5 साल बाद जब हुकूमत छोड़ी तो ये 66% ऑफ जीडीपी पे हम कर्जे को छोड़ के गए। आज ये 100% पे पहुंच गया है। हुआ क्या? इन्होंने मईशत की 2 सालों में तबाही कर दी। अब आप सुनते रहें तबाही कैसे। कर दी। जो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन थी आज भी वही खड़ी है, जो पीछे चलेगी आपके है, अखराजात पीछे थे, चलेगी है। वो 200 अरब से बढ़ गए। 2000 अरब से फिस्कल डेफिसिट 4000 अरब पे ले गए। बहुत इससे बड़ा धमाका ये क्या कर सकते हैं मीशत में? जो काइबर 9% पे थे उसको 13.5-14% पे ले गए, ये एक और धमाका था। IMF से जो इन्होंने डील की वो पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन डील थी और वो बुनियाद बनी पाकिस्तान की इकोनॉमी की कोलैप्स की पिछले 2 सालों में। उसमें इन्होंने कहा कि हम पैसा नहीं प्रिंट करेंगे। इसलिए वर्ल्ड इकोनॉमिक ने आज चेयरमैनशिप दे दी है खान साहब को। सुन लेना जरा, आपको आपकी क्लैरिटी आ जाएगी। उसमें आपने कहा कि आप स्टेट बैंक से बोरोइंग नहीं करेंगे, आप कमर्शियल बैंक से बोरोइंग करेंगे। आपने अपने हाथ कटवा लिए। कंक्लूड करें राना साहब, सिर्फ 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। ये आपका फेवरेट टॉपिक है, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आज खान साहब की उधर 30 सेकंड। आज पाकिस्तान की मीशत 260 अरब डॉलर पे आ गई है, यानी कि 40 और 15 55 से 60 अरब डॉलर मीशत माइनस हो गई है। यह कभी नहीं हुआ। इन्होंने मीशत पाकिस्तान का पट्टा बैठा दिया है। कोई सेक्टर नहीं है जो बेहतर काम कर रहा है। अच्छा, आज ये दोबारा अब कोरोना के बाद इन्होंने सारी वही पॉलिसीज कर ली जो हमारी थी। आज इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया, इंटरेस्ट रेट इन्होंने कम कर दिया, वही सारी पॉलिसीज अपनाना शुरू कर दी। तो ये एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ पाकिस्तान। मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं वकास, आप ये देखें कि हमारी हुकूमत जब आई तो 540 अरब जो था वो डिफेंस का बजट था। हमने उस बजट को डबल कर दिया 5 सालों में, 1100 पे चले गए, 1100 पे। इसकी वजह से मुमकिन हुआ, इसकी वजह से मुमकिन हुई कि हमने पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, हमने अपने बॉर्डर सिक्योर किए। आज पाकिस्तान की डिफेंस वहीं की वहीं खड़ी है जहां हम छोड़ के गए थे। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को भी कमजोर कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की मीशत को कमजोर कर रहे हैं। पिछले साल तो इनके पास डिफेंस वालों ने खुद ही कह दिया था कि हम बजट में इंक्रीज नहीं करेंगे पाकिस्तान के हालात को देखते हुए। ठीक, बहुत शुक्रिया राना साहब, मेरे पास टाइम खत्म हो गया, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। इतने ये मैं कहता हूं इतने काबिल प्रोपेगेंडिस्ट हैं, इतने ये काबिल झूठ बोलने वाले हैं कि मैं तो इनके सामने हाथ ही जोड़ सकता हूं। इनसे ज्यादा लाजवाब लोग मैंने नहीं देखे। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, सीमा नवार साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के टेबल टॉक से इतना ही, कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। बैक हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं। क्या कहना क्या है, कहां क्या वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो अपोजिशन के ऊपर तनकीद कर रही है, और शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि हम 31 जुलाई तक झाड़ू फेर दिया जाएगा, लेकिन इलेक्शन की बात की जा रही है मुस्लिम लीग नून की जानिब से। राना एहसान अफजल साहब से बात करते हैं। जी राना साहब।